स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती के उपलक्ष्य में चंद्रवरदा स्टेडियम में चल रही हॉकी प्रतियोगिता का आज समापन समारोह हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर से आई टीम्स ने भाग लिया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों द्वारा बड़े उत्साह से भाग लिया गया। जीते हुए खिलाड़ियों को 29 मई को मुख्य कार्यक्रम में पुरस्कृत किया जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में मेजबान अजमेर ने अपने अंतिम लीग मुकाबले में खेलो इंडिया चूरू को 3-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया। चंदवरदाई नगर स्थित सम्राट पृथ्वीराज स्टेडियम में 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन पुरुष वर्ग में भीलवाड़ा ने हनुमानगढ़ को 2-1 से हराया। विजेता टीम की ओर से दोनों गोल मनीष पांडे ने तथा हनुमानगढ़ की ओर से एकमात्र गोल विकास ने किए। मैच के एम्पायर सत्यनारायण जाला और सत्यनारायण सेन रहे। महिला वर्ग में मेजबान अजमेर ने अपना विजयी अभियान तीसरे दिन भी जारी रखा। मेजबान टीम आज अनुभवी एवं राष्ट्रीय खिलाड़ियों से सुसज्जित खेलो इंडिया चूरू पर भारी पड़ी। 3-1 के अंतर से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। अजमेर की ओर से वीना वालावत, किरण मीणा एवं चेतना दास ने गोल बनाए, जबकि खेलो इंडिया चूरू के लिए एकमात्र गोल उषा ने बनाया। मैच के निर्णायक कुलदीप सिंह एवं अंजना लमानिया थे। समापन समारोह की मुख्य अतिथि नगर निगम की महापौर श्रीमती ब्रजलता हाड़ा, विशिष्ट अतिथि शहर जिला भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील हाड़ा, उप महापौर नीरज जैन, पूर्व उप महापौर संपत सागला, पार्षद हेमलता खत्री, मोहन लालवानी, राजस्थान राज्य धरोहर एवं प्रणोत्ति प्राधिकरण के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी, हॉकी अजमेर के सचिव देवेंद्र सिंह भारतीय, खेल प्राधिकरण के पूर्व हॉकी कोच नंद कुमार शर्मा, मुकेश खींची ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें शुभकामनाएं दी। विजेता टीमों को पुरस्कार जयंती समारोह के मुख्य कार्यक्रम में 29 मई को पृथ्वीराज स्मारक पर प्रदान किए जाएंगे। फाइनल मैच चल रहा है, इसमें हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा का मुकाबला चल रहा है। इसमें अभी फर्स्ट अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इससे पृथ्वीराज चौहान मैच चाहता हूँ अभी जो अजमेर जिले संभाग के हिसाब है आने वाले समय में स्टेट लेवल पे नेशनल लेवल पे प्रतियोगिता होने का। इस बार 8 टीमों ने पुरुष में प्रतियोगिता में भाग लिया और 8 ही महिलाओं में। तो इससे जो बच्चे हैं युवाओं में एक खेलने की भावना को देख बढ़ती है और उससे बच्चों में कुछ सीखने का मौका मिलता है। और ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजन होने से बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। एक ग्राउंड के समय का ध्यान रखना चाहिए। टीचर जो कोच होता है उसका कोच के भाई पूछना कैसे नॉलेज लेनी है, उसको बेसिक चीज़ की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उनमें कॉम्बिनेशन होना चाहिए बच्चों को, खिलाड़ियों का कॉम्बिनेशन। मान लो अब जो बच्चे रेगुलर होंगे वो 100% जीतेंगे। अब मान लो प्रैक्टिस आप एक दिन प्रैक्टिस और 5 दिन घर बैठोगे तो उससे मैच आप जीत नहीं सकते। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस होगी तो जब ही आप मैच जीतना संभव हो पाएगा। क्योंकि पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं उनको एक घर पे नॉलेज उन्हें बतानी चाहिए कि सब उनके शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहना है। जब मोबाइल का आजकल पेरेंट्स उनको बच्चों को 7वीं क्लास में 5वीं क्लास में पढ़ने वालों को मोबाइल अवेलेबल करा देते हैं। ये एक उनके आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। जब तक शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर ये 856वीं पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह संपन्न होने जा रहा है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल नगर में हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है, जो कि करीबन ये राष्ट्रीय लेवल का खेला जा रहा है। इसमें हमारे नगर निगम, नगर सुधार, अजमेर विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग, डेयरी सभी के सरकारी प्रशासनिक सहयोग से यहाँ पर कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। इस हॉकी टूर्नामेंट के अवसर पर जिन बच्चों ने यहाँ उत्साह से भाग लिया, मैं उनका कृतज्ञ ध्वनि से अजमेर के इस पावन धरा पे उनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति 29 तारीख को विजेता और उप विजेता टीम को हम यहाँ से पारितोषिक, महिला और पुरुष दोनों पारितोषिक वितरण हम ऊपर 29 तारीख को पारितोषिक दिया जाएगा। और मैं चाहता हूं कि ये टूर्नामेंट आने वाले समय के अंदर एक नेशनल कप पृथ्वीराज चौहान के नाम से यहाँ आयोजित हो। यहाँ के पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में चाहे नंद जी हो, चाहे देवेंद्र सिंह जी शेखावत हो, चाहे कमल प्रकाश जी हो, चाहे मोहन जी लालवानी हो, मुकेश जी हो, जिन लोगों ने भी, राम भाई हो, चाहे दुर्गा प्रसाद, सब लोगों ने जो व्यवस्था यहाँ देखी है और उनके कोच, स्कोरर, सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद समारोह समिति को देना चाहता हूँ। आओ एक और उत्साह के साथ सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती को, इस रजत जयंती को जिस प्रकार से मनाया, आने वाले कालखंड में लगातार इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहे। जय भारत, जय हिंद। किशनगढ़ बाईपास पर तेज गति से आ रहे ट्रेलर ने राजस्थान रोडवेज की बस को टक्कर मार दी, जिसके कारण बस अनियंत्रित होकर पुलिया से जा टकराई। इससे बस में सवार अनेक यात्री घायल हो गए। पुलिया के नीचे गन्ने की जूस का ठेला लगाने वाले व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई।
गंभीर घायलों को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किशनगढ़ वैष्णो देवी पुलिया के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी, जिसके कारण रोडवेज बस पुलिया की दीवार में जा फंसी। इस भीषण सड़क हादसे के कारण अफरा तफरी मच गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही मदनगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बस में फंसे यात्रियों को आमजन और पुलिस के द्वारा बाहर निकाला जा रहा है। इसमें कई लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। दुर्घटना में दर्जनों की संख्या में लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी तक जितनी सूचना हमें प्राप्त हुई है, एक बस रोडवेज की बस जो अजमेर से जयपुर जा रही थी उसके प्लस एक ट्रक के बीच में भिड़ंत हुई है किशनगढ़ बस स्टैंड के सामने लगभग, जिसके अंदर काफ़ी मात्रा में लोग घायल हुए हैं। अजमेर जेएलएन विक्टोरिया हॉस्पिटल जो है वहाँ पर अभी तक 17 लोग एडमिट हुए हैं उपचार के लिए। टोटल कितने लोग यहाँ पर जेएलएन में अभी तक ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। घटनास्थल पर कोई घटनास्थल का आप आगे पूछें, अभी हम अवेयर। एक व्यक्ति जो है वो गंभीर रूप से घायल है, बाकी सब थ्रेट टू लाइफ में, हाँ, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी घायल हैं जी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 856वीं जयंती के अवसर पर भारतीय इतिहास संकलन समिति और सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय संग्रहालय नया बाजार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संग्रहालय में भारतीय इतिहास संकलन समिति अजमेर इकाई और सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक समारोह समिति की ओर से संयुक्त तत्वाधान में ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 856वीं जयंती के अवसर पर भारतीय इतिहास संकलन समिति और सम्राट पृथ्वीराज चौहान समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय संग्रहालय नया बाजार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय इतिहास संकलन समिति के सचिव डॉक्टर हरीश बेरी ने जानकारी देते हुए बताया कि संगोष्ठी के मुख्य वक्ता डॉक्टर सूरजमल राव, उप कुल सचिव महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता SPCGCA के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मधुर मोहन रंगा ने की। इसके अतिरिक्त संगोष्ठी में डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर संजय सोनी और जितेंद्र जोशी ने अपने आलेख प्रस्तुत किए। संकलन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर PC चांदावत ने बताया कि संगोष्ठी में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। इसी कार्यक्रम में पिछले 2 वर्षों में आयोजित सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जानो प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। संगोष्ठी में अजमेर के प्रबुद्ध एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज राजकीय संग्रहालय में भारतीय इतिहास संकलन समिति अजमेर इकाई और सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्मारक समारोह समिति की ओर से संयुक्त तत्वाधान में ये संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन के विविध पहलुओं पर वक्ताओं ने अपना प्रकाश डाला है। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर सूरज राव उपस्थित थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मधुर मोहन रंगा जी ने की। और इस संगोष्ठी में आदरणीय ओकार सिंह जी लखावत का भी उद्बोधन और आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ। कुल मिला के जो भी संभागी यहाँ पे उपस्थित हुए थे, उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन को और नज़दीक से जाना। और यही भारतीय इतिहास संकलन समिति का उद्देश्य है कि जो हमारे नायक हैं, उनके जो भी विचार हैं, उनके त्याग, उनके बलिदान को हम जन जन तक किस प्रकार से पहुँचाएँ। तो कुल मिला के ये संगोष्ठी अत्यंत सफल रही। मैंने बेरी जी को मना किया था कि भाई मैं कुछ बोलूँगा नहीं, सुनने के लिए आऊँगा, पर सूरज राव जी ने स्नेहवश अपनाए तो बस कुछ बातें कह दी। एक बार पृथ्वीराज स्मारक पर
एक विदेशी टूरिस्ट बहन आई, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक देखने गई। वहां जो आदमी रहता है उसने उसको घूम फिर के स्मारक दिखा दिया। दूसरे दिन वो दुभाषिया, फिर भी उसका मन नहीं भरा। चौथे दिन एक और दूसरे दुभाषिया को लेकर गई। देखने के बाद उसने यह संकल्प लिया कि मैं पृथ्वीराज चौहान पे, कोई संयोगिता नहीं थी, मैं नाम बता दूं आपको, कोई गलत फहमी किसी को ना। उसने ये संकल्प लिया कि मैं पृथ्वीराज चौहान पे रिसर्च करूंगी। अभी बात 2002 की है। मुझे पिछले 1.5 साल पहले किसी एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा कि साहब एक ऑक्सफोर्ड से कोई किताब छपी है, उसमें आपका नाम छपा है। मैं कहा तो ऑक्सफोर्ड छोड़कर मैं तो लुधियाना के प्राइमरी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, मैं ऑक्सफोर्ड और उसके आसपास ही नहीं गया। बाद में मैंने कहा बताना काई में नाम छपा, अच्छे में छपा हो तो बता देना, और वैसा छपा हो तो रहने देना। तो उसने कहा कि एक सिंथिया टैलबॉट है जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उसने पृथ्वीराज चौहान पे रिसर्च किया है। क्योंकि सूरज राव जी ने जितनी बातें मेरे पे ढूंढी है ना, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की सिंथिया टैलबॉट 14 साल तक भारत में घूम करके पृथ्वीराज चौहान पे रिसर्च कर सकती है, और उसकी किताब आई है, और उस किताब का नाम है लास्ट हिंदू एम्परर पृथ्वीराज चौहान। सिंथिया टैलबॉट से घर जाकर के ऑनलाइन देखिएगा। बाकी उसने बहुत कुछ लिखा, इधर लिखा उधर लिखा, खैर रिसर्च का काम है, रिसर्च वाले लिखते हैं, मुझे कुछ कहना नहीं। पर उसने एक बात कही, उसने कहा कि संसार में लोग आएंगे और जाएंगे, भारत में अनेक योद्धा हुए और आगे भी योद्धा होंगे, पहले भी प्रभावी लोग हुए, आगे भी प्रभावी लोग होंगे। और हिंदुस्तान का, मैं सारे हिंदुस्तान में घूमने के बाद, उसने रिसर्च को यहाँ की जीसी और 4 कॉलेजों में बैठ कर नहीं किया, वो सारे भी हिंदुस्तान में घूमे। पर इस हिंदुस्तान की जनता पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी को कभी नहीं भूलेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं। वो जनमानस के हीरो है। पृथ्वीराज का पृथ्वीराज रासो किसी ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इसका पृथ्वीराज विजयम ग्रंथ जयानक का किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, परंतु 4 बार से 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ताओ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। यह हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के बाई एंड लार्ज जो बोलना जानता है उसकी जवान पर है। कितनी दुनिया में लोग आएंगे और जाएंगे, पृथ्वीराज चौहान जनमानस का हीरो है, नायक है, हमारे दिल और दिमाग में से निकल नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा यशस्वी काम किया जिस कालखंड में किया। एक बात मुझे इतनी कहनी। दूसरी बात हुई कि यूनिवर्सिटी का रिसर्च, देखिए मीडिया के मित्र भी हैं क्या, तो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड मान लिया जाए। एक गरिमा है कि जब कोई ऑफ द रिकॉर्ड कहता तो फिर वो छपता नहीं है। साहब जहां पोस्टिंग ट्रांसफर सत्ता के गलियारों से होते हुए उनकी हिम्मत है जो पृथ्वीराज का काम करेंगे। पृथ्वीराज का काम करने के लिए उतना ही साहस चाहिए, उतनी राष्ट्रभक्ति चाहिए, देशभक्ति चाहिए, मन चाहिए, मस्तिष्क चाहिए, राष्ट्रीयता चाहिए, देशभक्ति चाहिए। इस देश का ताना और बाना उसके शरीर में रमाया हुआ होना चाहिए। पृथ्वीराज पे काम करते इतना आसान है क्या? मैं भी आया था अजमेर शहर में पढ़ने के लिए। अजमेर शहर में 6 इंच का पत्थर पृथ्वीराज चौहान के नाम पर लगा हुआ नहीं था, और हम लोगों की हर चौराहे पे मूर्तियां लगा दी। जो कभी रात को हाथ तोड़ जाता है, कोई उसका सिर काट के ले जाता है, क्योंकि जनता के विश्वास के अनुकूल नहीं लगी हुई मूर्तियां थी। तो हमें जब अवसर मिला यूआईटी में काम करने का, तो पहले आधे घंटे में फैसला किया कि हमारा अस्तित्व का क्या मतलब, इस शहर में पृथ्वीराज स्मारक बनना चाहिए। वो तो पृथ्वीराज स्मारक कहाँ बनेगा, उसके उद्घाटन से 15 दिन पहले तक किसी को मालूम नहीं था कहाँ बनेगा। नहीं तो उसकी भी विरोध करने वाले कई लोग आ जाते हैं, कोई चिंता नहीं। कोई जयचंद तो सारे देश में हुए, जयचंद एक कौम हो गई, जैसे इन्होंने बताया। जयचंद एक विशेषण हो गया, एक उपमा हो गई। जो गद्दारी करे उसका नाम जयचंद। तो
मेरा ये कहना है कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वीराज चौहान सोतेयों को भी जगाएगा, जागतेों को भी जगाएगा, और जो सोने की कोशिश करते हैं उनको भी जागता रखने का काम करेगा। हम सब सामूहिक अपना काम करते रहें। और अब वो दिन गए कि पृथ्वीराज के विरोधी हमेशा कोई पृथ्वीराज पे लिखेंगे। पृथ्वीराज के अनुकूल लोग भी आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे आप आ गए ना, आप कहां से आए? आप भी तो आए ना, तो आप काहे की चिंता करते हो इतना? तब न तो पहले तब कोई अनुकूल लोग थे, ना आज रहने वाले हैं, ना 10,000 साल बाद रहने वाले हैं। कुछ छोटे मोटे विरोध करने वाले लोग हमेशा रहेंगे, और वो होने भी चाहिए। लोग पहले तो कहते हैं निंदक नेड़े रखिए, घर में कुटिया छुपाए। तो इसलिए सर मेरा ये कहना है, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप कल्पना कर सकते हो, पिछले 20 दिन से पृथ्वीराज चौहान जयंती के कार्यक्रम हो रहे हैं, खेल कूद हो रही है, तीरंदाजी हो रही है, यहाँ पर हॉकी का मैच हो रहा है, हनुमानगढ़ की टीम आ रही है, कोई और कहीं से आ रही है, कहीं चूरू से आ रहा है, कोई भीलवाड़ा से आ रहा है खेलने के लिए, लड़कियां खेलने के लिए आ रही है। और अगर आप कविताएं आइए लिख करके, नेपाल से लिख करके कविताएं आई है। हमें उसका एक कार्यक्रम में कमल जी को भी कह रहा था, अलग करना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस दिन वो कविताएं लोग पर, ये बता दो मुझे इन पिछले 100 साल में कितने लोगों ने पृथ्वीराज पे कविता लिखी? 7 PhD तो कईयों ने कर ली होगी, हिस्ट्री कईयों ने पढ़ी होगी, पढ़ाते होंगे। और तो और छोड़ो, ये अग्रवाल जी अब तो रिटायर हो गए इसलिए कह देता हूं, वरना तो ये भी नहीं सुनते। हमने गवर्नमेंट कॉलेज का नाम पृथ्वीराज चौहान के नाम पर रखवा दिया। वो भी लोगों को पहले पता होता तो 50 विरोधी खेमे वाले क्लेम करके आ जाते कि ये नाम रखो साहब। परंतु वहां के प्रिंसिपल को और वहां के लेक्चरर को पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज बोलने में शर्म आती है, क्योंकि कोई नाराज ना हो जाए, कोई भत्ता ना कट जाए, कहीं तनख्वाह ना कट जाए, कोई ट्रांसफर यहां से भीलवाड़ा कॉलेज में ना हो जाए, इसलिए वो लिखते हैं PRC कॉलेज। अरे वो एस नहीं लिखते साहब, वो PRC बोलते हैं जब तनख्वाह लेते हैं। तो मैंने एक बार प्रिंसिपल जो थे हमारे अनुकूल थे, मैंने कहा जो पूरा नाम नहीं लिखे उनकी तनख्वाह मत दो, उनसे बोलो पूरा नाम लिखो भाई। PRC क्या होता है? कोई पीरू राम चौधरी है क्या? क्या है PRC कॉलेज? समाज की मानसिकता उस दृष्टि से रही है, हम जागृत बने रहें। आने वाला कल अपना है, पृथ्वीराज चौहान का है। जब तक सृष्टि है, जब तक तो पृथ्वीराज चौहान खत्म नहीं होगा, और सृष्टि खत्म होगी ऐसा मुझे लगता नहीं है 2, 4, 10 लाख वर्ष तक। अभी कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमने कभी सोचा था क्या कि इस मैगजीन के अंदर पृथ्वीराज की मूर्ति लगेगी? अनुकूलता आई, इसके अंदर आगे वाले फ्रंट में पृथ्वीराज की मूर्ति लगेगी। बिना पृथ्वीराज चौहान का नाम लिए बिना लोग रोटी भी खा पाएंगे, ऐसा वातावरण भी अगर जिस दिन चाहोगे तय हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसलिए सब अपना अपना काम करें। यूनिवर्सिटी वाले आपके कर रहे हैं ना कार्यक्रम, 28 तारीख को कर रहे हैं ना। ये रोज कौन करेगा इस काम को? बंद तो वो कर नहीं सकते कोई भी, पर वहां काम करने वाले लोग सचेत होते रहें। और आप मान के चलें, ये वातावरण हमेशा चलता रहता है, इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपने जितने विषयों का दिया है, अपन कभी ठाले होंगे उस दिन फुर्सत में बैठेंगे, इस विषय पर चर्चा करेंगे। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ, पृथ्वीराज के वही आएगा जो रिस्क उठाने की, कोई जिसको रिस्क नहीं हो, जिसमें देशभक्ति का भाव हो, इतिहास का विद्यार्थी हो, वो यहाँ आएगा। और जिसको सुबह शाम लेना देना, वो पृथ्वीराज के विरोधियों के पास जाएगा। आप ये मानकर चलो ना भाई, तुरंत सप्लाई जहाँ हो सकती है वहां आदमी जाता है ना। पृथ्वीराज आपको क्या देगा? कोई प्लॉट थोड़ी दे सकता है आपका कोई नक्शा पास थोड़ी कर सकता है। क्या कर सकता है पृथ्वीराज चौहान? क्या देता है? कोई मशीन थोड़ी बांटता है पृथ्वीराज चौहान। आपको कोई राशन थोड़ी बांटता है पृथ्वीराज चौहान। हम तो सोचते हैं ये हमको क्या देता है। आज तो लेने देने का रिश्ता बच गया ना टोटल मिलाकर। इस युग में भी पृथ्वीराज चौहान का 25 दिन पृथ्वीराज खुद होता तो इतने दिन तक अपनी जयंती नहीं मना पाता। मैं कमल जी को हमेशा कहता हूँ, मैं कि यार 26 दिन तो जयंती कैसे मनाता है? इतना खर्चा कहां से लाता है? कहां से बजट निकालता है इतना? 26 दिन पृथ्वीराज चौहान की जयंती का कार्यक्रम उनके जाने के 900 साल बाद, 1000 साल बाद। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आने वाला आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ अपने तय कार्यक्रम के तहत अजमेर पहुंचे। अजमेर पहुंचने पर धर्मेंद्र राठौड़ ने अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ अपने जिले भर में तय कार्यक्रम के तहत अजमेर पहुंचे। इस अवसर पर धर्मेंद्र राठौड़ ने सुरसुरा में वाटर मशीन का उद्घाटन किया। इसके बाद अजमेर में कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाएंगे।
कुमार फाउंडेशन द्वारा आरओ प्लांट जो लगाया गया था 25-30 लाख की लागत से, उसके उद्घाटन के अवसर पे मुझे आना था। दूसरा, ऊंटड़ा में एक सामूहिक निकाह का कार्यक्रम था और तेजाजी के मंदिर में दर्शन करने थे। उसके बाद मैं यहाँ आके अभी बांसेली जाऊँगा, पंचायत भवन का उद्घाटन है। और बीच में नौरत गुजर जी ने सभी कांग्रेस परिवार के लोगों का एक मिलन रख लिया। अभी जो नव संकल्प शिविर उदयपुर में हुआ और कांग्रेस पार्टी ने जो फैसले किए, वो फैसले इतने बेहतरीन हैं जो आपके पास अखबारों में चैनल पे आ भी गए। अब पार्टी नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ पूरे देश में पदयात्राएं करेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी 2 अक्टूबर से पदयात्रा प्रारंभ होगी। हर जिले में 75 किलोमीटर पदयात्राएं चलेंगी। और राहुल गांधी जी ने चिंतन शिविर में कहा था कि अब समय आ गया है हर कांग्रेस जन को जनता से कनेक्ट हो। उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि हमें कुछ जनता से जो डिस्कनेक्ट होना हुआ है बीच में, तो अब हमें वापस कनेक्ट होना पड़ेगा। पदयात्रा एक ऐसी है जो जनता से आराम से, सहजता से कनेक्ट हो जाता है। आप देख रहे हैं आज़ादी की गौरव यात्रा अजमेर से निकली, हमारे कल जयपुर जिले में थी, सभा थी कोटपुतली में, बहुत बड़ी सभा थी। कोटपुतली में माननीय मुख्यमंत्री जी, सामान्य अशोक गहलोत जी, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी सहित मैं जयपुर जिले यात्रा का प्रभारी भी था। बहुत शानदार सभा हुई और कांग्रेस का कार्यकर्ता अब पूरी तरह से एकजुट होकर पूरी नई ऊर्जा के साथ, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इतने फैसले जनता के हित में किए हैं कि पूरे देश में किसी सरकार ने नहीं किया। 10 लाख का जो बीमा है वो ऐतिहासिक फैसला है, बल्कि क्रांतिकारी फैसला है। आम जन को चिकित्सा, यानी वो उनका नारा था मुख्यमंत्री जी का, निरोगी राजस्थान, वो पूरी तरह साकार हो जाएगा। 5 लाख का उसमें दुर्घटना बीमा शामिल है। ओल्ड पेंशन स्कीम की जो बहाली, हिंदुस्तान में राजस्थान पहला राज्य है, यानी लीडिंग राज्य है जिन्होंने ये पहल की है। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने भी वो फैसला लागू कर दिया है। यानी उस एंगल से अगर देखो तो पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकारों ने ही वापस कर्मचारी हित का फैसला, ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल किया है। बाकी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उनसे हम बार बार ये मांग करते हैं कि आप भी ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि पेंशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे कर्मचारी अपने आप की सुरक्षा महसूस करता है। बुढ़ापे की जो लाठी है वो पेंशन ही है। मैं कर्मचारी नेता रहा हूँ, इसलिए इस पीड़ा को, कर्मचारी की पीड़ा को मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बिना कोई आंदोलन किए, बिना कोई इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा कोई आंदोलन, धरने, प्रदर्शन के बिना वो ये जान रहे थे कि कर्मचारी की सुरक्षा का जो कवच है वो सरकारें हैं, और उन्होंने ये फैसला लागू किया। पेंशन का फैसला पिछले कार्यकाल में हो गया, अब इसको बढ़ा दिया गया है। 50 यूनिट तक किसान का बिल, यानी ये मान के चलो कि राजस्थान के किसानों का बिल बिल्कुल जीरो हो गया है। कृषि का बजट अलग से पेश कर दिया गया है। कर्ज माफ़ी है, जो हमारी राजस्थान सरकार के जो अधीन कोऑपरेटिव बैंक थे उनके पूरी तरह माफ़ कर दिए हैं। अब जो केंद्रीय बैंक हैं या रिजर्व बैंक से या इसको कह सकते हो SBI है, और जो बड़े बैंक हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उसके लिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि आप भी एक हिस्सा दो, एक हिस्सा हम देते हैं, वो भी बात तो करेंगे। यानी ऐसा कोई तबका नहीं है इस बजट में भी जिसमें हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनके हित के फैसले नहीं किए। 2023 में हम पूरी तरह आश्वासित हैं कि अब जनता जाग गई है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट है। उनके भरोसे हम 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में वापस कांग्रेस की सरकार बनाएं। और 2024 में अगर यही हाल मोदी जी का रहा, कौन सा, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, पूरे देश का कर्मचारी इतनी बड़ी संख्या में है, मोदी जी को कर्मचारी की ताकत का पता नहीं है। इतना बड़ा काम है, अगर ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 के चुनाव से पहले नहीं की और किसानों की कर्ज माफ़ी नहीं की और MSP लागू नहीं की और रोजगार का नहीं किया और महंगाई को कंट्रोल नहीं किया, मोदी जी का पता नहीं लगेगा। कई नेता आए, कई नेता गए। 2024 में भी अगर यही रवैया रहा जो आज है, हालांकि
कल कुछ उन्होंने महंगाई का थोड़ा सा 8 रुपए 7 रुपए कम किया है। हालांकि वो इतना ऊँट के मुंह में जी रहा है वो, लेकिन फिर भी चलो देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब आपको महंगाई को पूरी तरह से इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल को देखते हुए आपको कम करना होगा। अगर ये चीज़ें नहीं करी तो अब आप केवल ध्रुवीकरण के नाम पे, भाई को भाई लड़ाने के नाम पे अब लंबी राजनीति नहीं कर पाओगे। सच्चाई पे बुनियादी मुद्दे जो देश के हैं, रोजगार, चिकित्सा, शिक्षा यानी डेवलपमेंट, अगर आपको कंपटीशन करना है तो हमसे विकास पे करो। ERCP राजस्थान का बहुत बड़ा मुद्दा है। 13 जिले हैं पूर्वी राजस्थान के, जिसमें अजमेर भी शामिल है। अगर ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं की तो हमारे 13 जिलों के किसान और 13 जिलों की जनता मोदी जी के साथ में ईंट से ईंट बजाएगी, सड़कों पे उतरेंगे, पदयात्राएं करेंगे और ज्ञापन देंगे। ये करना पड़ेगा उनको। उन्होंने खुद ने कहा था, मोदी जी ने कहा था। अब आज उनके मंत्री गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अब प्रमाण दे दिए, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको कंपटीशन करना है अगर कांग्रेस से, तो विकास के नाम पे करो, गरीब की भलाई के लिए करो, यूथ को रोजगार देने के लिए करो, कुछ वेलफेयर के काम करो। कब तक करोगे? कभी ज्ञान व्यापीर, कभी ध्यान व्यापीर, कभी भीलवाड़ा, कभी करौली, ये कब तक कराओगे? और हमारी सरकार ने तत्काल दंगों पर भी कंट्रोल कर लिया है, कुछ नहीं होने दिया कैजुअलिटी। उनकी मंशा के अनुरूप अभी काम हुआ नहीं है। हालांकि बीजेपी का चिंतन शिविर कांग्रेस की तर्ज पे उन्होंने भी करने की कोशिश की। नड्डा जी आए, हमने सुना है कि PM भी वर्चुअली जुड़े, 2 दिन तक यहाँ आए। वो राजस्थान को टारगेट कर रहे हैं कि कैसे, क्योंकि सरकार को भी पहले गिराने की कोशिश की, वो षड्यंत्र में उनका फेल कर दिया हमने। मेरे ऊपर भी इनकम टैक्स की रेड हुई, मैं न डरा न झुका। कांग्रेस के हम वो सच्चे सिपाही हैं, न मोदी जी से, न उनकी सरकार से न डरेंगे न झुकेंगे। और घर के बाहर पानी भर रही महिला के साथ कुछ युवकों द्वारा छेड़छाड़ और अपहरण करने का मामला सामने आया है। महिला के चिल्लाने पर परिजनों ने आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस संबंध में पुलिस मामले की जांच कर रही है। कि मैं वो घर के बाहर शेटी कॉलोनी के अंदर घर के बाहर ही पानी भर रही थी अपने टैंकर से, तभी एक अल्टो कार आई, उसमें से एक आदमी उतरा। उसके बाद में फिर दूसरा व्यक्ति भी उतरा जिसने इनको गाड़ी पिटाने की कोशिश की। आदर्श नगर थाना क्षेत्र में घर के बाहर पानी भर रही महिला के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ की और कार में अपहरण कर ले जाने की कोशिश की। महिला के चिल्लाने पर उसके देवर आए और आरोपी युवक को पकड़ लिया। बाद में कार व युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल दिनांक 22/5/2022 को रात्रि करीबन 3:30 बजे प्रार्थिया रिजवान वाइफ ऑफ यूसुफ खान अर्जुलाल शेट्टी कॉलोनी की ने मुकदमा दर्ज कराया कि मैं वो घर के बाहर शेट्टी कॉलोनी के अंदर घर के बाहर ही पानी भर रही थी अपने टैंकर से, तभी एक अल्टो कार आई, उसमें से एक आदमी उतरा। उसके बाद में फिर दूसरा व्यक्ति भी उतरा जिसने इनको गाड़ी पिटाने की कोशिश की, जिसकी एक व्यक्ति ने इनके साथ पकड़ने की कोशिश करी, जिसकी हमारे पास संज्ञान में आया है, जिसका अनुसंधान जारी है। अनुसंधान में आ जाएगा वो और बाकी सब अनुसंधान में आ जाएगा। इनकी जांच धर्मेंद्र SC के जिम्मे की गई है। मैं 20 तारीख 11:30 बजे पानी भर रही थी टैंकर से, जब एक अल्टो आई रेड कलर की, राठौर लिखा हुआ था उस पर। उसमें 3 बंदे थे, एक लेडीज 2 जेंट्स। वो मुझे दरवाज़ा खोल के खींचने की कोशिश कर रहे थे अंदर और छेड़खानी कर रहे थे, जिसमें से एक लेडीज़ और जेंट्स तो भाग निकले अंधेरे के वो लेके, और एक राकेश नाम का बंदा है उसको हमने पकड़ लिया और उसकी अल्टो भी वहाँ से बरामद कराई है और वो बंदे को भी वहाँ से बरामद करा। राकेश ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी करी, बहुत छेड़खानी करी। तो मैं आपसे दरख्वास्त है कि करने की और छेड़छाड़ करने की कोशिश की। मैं चिल्लाई जोर से तो मेरे देवर दोनों भाग के आए घर से, इब्राहिम और रमजान, उन्होंने आके पकड़ लिया उसको दबोच। पुलिस ने उधर से उनको हिरासत में लिया और उनके अल्टो कार की वहाँ से हिरासत। जानती उनको, मैंने तो पहली बार ही देखा हूँ, मैं नहीं जानती। शहर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद हो रहे हैं। चोरों द्वारा कृष्णगंज थाना क्षेत्र में सूने पड़े मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान से
80,000 के आभूषण और नकदी चुरा ली। घर के मुख्य दरवाजे लकड़ी का था, उसके ताला टूटा हुआ था। वो ताला है जो हमारे को घर के सामने गमला है उधर पड़ा मिला था। कृष्णगंज थाना क्षेत्र में चोरों द्वारा लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। इसी क्रम में सूने पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए मकान में रखी अलमारियों से 25,000 की नकदी और सोने चांदी के गहने चुरा लिए। इस संबंध में पीड़ित ने कृष्णगंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सर 17 तारीख को 4 बजे हम हमारे गांव घरेलू कार्य के लिए गए हुए थे। हम 20 तारीख को वापस शाम को 7 बजे लौटे तो हमने देखा कि हमारे मुख्य दरवाजे में जो मेन गेट था लोहे की, उस पर तो ताला लगा हुआ था और घर के मुख्य दरवाजे लकड़ी का था, उसके ताला टूटा हुआ था। वो ताला है जो हमारे को घर के सामने गमला है उधर पड़ा मिला था। अंदर घुस के नीचे देखी तो देखा कि अलमारी के अंदर से पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा है। संदूक थी, संदूक में से पूरा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और हमारी ये लकड़ी की एक सेटी है उसके अंदर से भी सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा मिला था। उसमें क्या हमारे कोई 20-25 हज़ार रुपये थे नकदी, वो ले गए। और महिला के जो पायजेब है, 2 जोड़ी पायजेब थी, एक बड़ी एक छोटी, वो ले गए। 4-5 बिछुड़ियों की जोड़ी थी वो ले गए और नाक के कांटे थे और सोने के वो ले गए और एक टॉप्स थे कान के वो ले गए। 3-4 सिक्के थे चांदी के वो ले गए। आइडिया देखें तो लगभग करीब 70-80 हज़ार रुपये के आसपास तो नुकसान हुआ सर जी। पुलिस आई थी, वो यहाँ देख के गई थी, वो यहाँ मौका मुआवजा करने गई थी और हमने पुलिस थाना किशनगंज ये क्रिश्चियनगंज में हमने भारतीय जनता पार्टी पुष्कर मंडल की बैठक का आयोजन माली मंदिर में किया गया। इस बैठक में भाजपा कांग्रेस की राजस्थान में सरकार की विफलताओं और बिजली पानी की समस्याओं पर चर्चा की गई। साथ ही आगे जनाक्रोश आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। हमारे पुष्कर शहर मंडल की बैठक माली मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे जिले के महामंत्री पवन जी भाई साहब थे। भारतीय जनता पार्टी मंडल पुष्कर की बैठक माली मंदिर पुष्कर में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पवन जैन जिला महामंत्री और बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी ने की। बैठक में पवन जैन ने बताया कि राज्य सरकार की विफलता व बिजली पानी की समस्याओं एवं पुष्कर शहर की स्थानीय समस्याओं को लेकर मंडल स्तर पर जनाक्रोश आंदोलन कर स्थानीय स्तर पर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। स्थानीय समस्याओं पर अगर जल्द से जल्द समाधान हेतु कार्यवाही नहीं की गई तो जिला स्तर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज हमारे पुष्कर शहर मंडल की बैठक माली मंदिर में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे जिले के महामंत्री पवन जी भाई साहब थे और विशिष्ट अतिथि चेयरमैन पाठक साहब, वाइस चेयरमैन श्री सरोज महर्षि एवं अध्यक्षता हमारे मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण जी भाटी ने की। मंडल बैठक में संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए और आगामी चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में हमारे पवन जी भाई साहब ने मार्गदर्शन प्रदान किया और आगामी जो पार्टी की रीति नीति और जो कार्यक्रम आगे से केंद्र से और प्रदेश से मिलेंगे उनको मंडल स्तर पर, उपखंड स्तर पर और फिर 3 जून का संभावित जहाँ तक जिला स्तर पर हम इस कार्यक्रम को करेंगे। इसके संबंध में आज ये बैठक आई। भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात के निर्देश पर आज पुष्कर मंडल की बैठक आयोजित की गई। उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम है उसके बारे में चर्चा की गई। आगामी दिनों में आम जन की जो समस्या हैं उन समस्याओं को स्थानीय उपखंड स्तर पर उपखंड अधिकारी के सामने उठाया जाएगा और अगर उपखंड अधिकारी या तहसीलदार उन समस्याओं का निराकरण नहीं करते हैं तो जिला स्तर पर हम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।